Hello students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dikshit. Today I am going to teach you biology of standard 9. Our first chapter cell is going on and now we have to read about cell wall. Okay, मैंने आपको पीछे की वीडियोज में सेल वाल सेल मेम्ब्रेन जो भी थे उनके फिगर दिया था. ठीक है, आप उन फिगर को माइंड में सेट करो और तब इसको रीड करो. देखो इजीली समझ में आएगा आपको. मैंने आपको बोला था कि जो भी प्लांट सेल होते हैं, ठीक है, जैसे अगर प्लांट सेल हो गया, ठीक है, तो एक ये तो आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. और इसके बाद प्लांट सेल में एक और लेयर पाया जाता है जो कि डेड होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वाल. और सेल वाल सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में, जो कि नॉन लिविंग होता है. मैं आपको बोला था कि सेल वाल हमेशा क्या होते हैं, नॉन लिविंग, और यह बहुत ही टफ होता है, रिजिड. रिजिड क्या होता है, टफ, जो कि प्लांट सेल को प्रोटेक्शन देते हैं. ठीक है, तो देखिए सेल वाल इज अ नॉन लिविंग एंड रिजिड आउटर कवरिंग पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोवाइड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल. ओके, रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या होता है मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगा आपको नीचे. इट इज जनरली फाउंड आफ्टर सेल मेम्ब्रेन. मैं आपको अभी बताया कि सेल मेम्ब्रेन के बाद ही क्या पाए जाते हैं, सेल वाल पाए जाते हैं. यानी कि यह प्लांट का सबसे बाहरी आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट हो गया. ठीक है, और सेल वाल जो है जनरली सेलुलोज या फिर कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैं यहाँ पे नोट करके लिखवाया हूँ इसको, सेल इज जनरली, एक्चुअली सेल वाल नॉट सेल, या सेल वाल. ओके, सेल वाल इज जनरली मेड फ्रॉम सेलुलोज एंड कार्बोहाइड्रेट. या तो ये सेलुलोज के बने होते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं. देखिए आपको क्वेश्चन में दे देगा कि क्या सेल वाल लिपिड के बने होते हैं. लिपिड, लिपिड को फैट बोला जाता है. ठीक है, कितने स्टूडेंट्स या कितने लोग फैट और कार्बोहाइड्रेट को सेम समझते हैं, बट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. ठीक है, तो आप सेल वाल को लिपिड या फैट के साथ नहीं जाओगे, सिर्फ सेल्यूलोज और कार्बोहाइड्रेट तक ही सीमित रखोगे. ओके, नाउ नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ सेल वाल. आखिर इस सेल वाल की फंक्शन क्या है, तो मैंने आपको अभी बोला कि यह आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट है. तो इसका फर्स्ट प्रोटेक्शन हो जाएगा, फर्स्ट वर्क, कि यह प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है. तो यहाँ पे एक एक फंक्शन को देखते हैं. देयर आर फॉलोइंग फंक्शंस of cell wall. Number one, it provides mechanical strength to the plant cell. What is the meaning of mechanical strength? You know, mechanical strength means a strength which remains constant after motion also. I mean, स्ट्रेंथ दो तरह के होते हैं. जैसे कि जब तक कोई बॉडी स्टेशनरी है, यानी कि शांत है, स्थिर है, तब तक तो वह प्रोटेक्शन में रहता है. लेकिन कितने बॉडी ऐसे होते हैं जब मूव करना शुरू होते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है. लेकिन सेल वाल चूंकि यह सेलुलोज से बना होता है और सेलुलोज के बने होने की वजह से नेचर में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, और यह प्लांट सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है. इसका मतलब जब प्लांट हवा ब्लो करेगा, उनकी टहनियाँ जब हिलेंगी, फिर भी यह प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे. यानी स्टेशनरी स्ट्रेंथ तो देंगे ही देंगे जब प्लांट खड़ा है चुपचाप, लेकिन जब प्लांट में मूवमेंट एक्चुअली होता नहीं है, जब प्लांट अपनी जगह पे एयर के वजह से अपने पोजीशन को चेंज करेंगे, तो वहाँ पर भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसी को बोलते हैं कि मोशन के टाइम भी उनकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी. नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू द प्लांट सेल. या प्लांट सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी देता है. हम अभी बताएंगे क्या होते हैं. नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्ट इंटरनल पार्ट ऑफ प्लांट सेल. मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि सेल वाल प्लांट के इंटरनल पार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, एक आप और लिख सकते हो कि सेल वाल प्रोटेक्ट द प्लांट सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी. फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी. अब मैकेनिकल इंजरी क्या होते हैं, जैसे कि चलते फिरते हमने उस पर चाकू मार दिया, तलवार मार दिया, तो सेल वाल डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन उसके अंदर के पार्ट क्या होंगे, वो बच जाएंगे. इसको बोलते हैं मैकेनिकल इंजरी. ठीक है, तो आप नंबर 4 भी उसमें ऐड कर सकते हो. अब हम देखते हैं टर्जिडी और रिजिडिटी क्या होता है एक्चुअली, इनको देख लेते हैं. देखिए, द प्रोसेस इन विच cell wall of plant cell protect the plant to crush due to excessive expansion and contraction in cell when water acts as agent is called turgidity. where water acts as agent, देखिए क्या होता है. टर्जिटी आपको समझ में आएगा. जैसे कि आपको पता है कि प्लांट सेल जब बारिश होती है तो पानी बार बार अंदर और बाहर, जो मैं आपको ट्रांसपीरेशन बताया था, तो प्लांट सेल के अंदर पानी जाते हैं, पानी बाहर आते हैं. तो किसी भी बॉडी के अंदर जब बार बार कोई चीज़ अंदर जाएगा, बार बार बाहर आएगा, तो वह बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्सपेंड करेगा. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ना और एक्सपेंड मीन्स फैलना. जैसे अगर उनके अंदर पानी जाएगा, समझिए, तो क्या करेंगे, एक्सपेंड करेगा, यानी फैलेगा. वही है एक्सपेंशन. एक्सपेंशन मीन्स क्या होता है, फैलाव. जब प्लांट सेल के अंदर पानी जाएगा तो फूलेगा, फैलेगा, और जब पानी निकलेगा तो वो क्या होगा, पिचकेगा. तो अगर बार बार कोई चीज़ ऐसे फूला पिचका, फूला पिचका, तो क्या होगा, वो क्रश कर जाए. क्रश मीन्स टूटना. जैसे कि आप सिंपली देखो,
आप किसी बॉडी को ले लो और बार बार उसको प्रेस करो, दबाओ छोड़ो, तो एक समय में क्या होगा, वो क्रश कर जाएगा। ठीक है, एक समय क्या होगा, वो बॉडी क्रश कर जाएगा। लेकिन टर्जिटी यही है कि प्लांट सेल उस क्रश से बचता है, यानी कि प्लांट सेल को क्रश से अपने आप को बचाना ही उसकी टर्जिटी कहलाता है। ठीक है, और प्लांट में क्रश होने के चांसेस होते हैं कैसे, ड्यू टू वाटर, क्योंकि वाटर बार बार इन और आउट होते हैं, तो इस वजह से प्लांट सेल में चांस बने होते हैं कि सेल क्रश कर जाए। लेकिन जो हमारा सेल वाल है इस क्रश को बचाता है। वो कैसे, देखिए कैसे, सेल वाल जो है आपको जितना भी बाहर से वाटर जाते हैं उसको सेल वाल ही एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और अपने तक लिमिट रखता है उसको, और जब रिलीज करना होता है तो सेल वाल ही रिलीज कर देता है। इस वजह से प्लांट के सेल वाल ही क्रश होते हैं। आप देखिएगा प्लांट के जो ऊपर के पोपड़े पड़े होते हैं वे टूटते हैं, प्लांट से गिरते हैं, झड़ते हैं, फिर न्यू बनते हैं। तो सेल वाल अपने आप को क्रश करके बाकी प्लांट सेल को बचा लेता है। बाकी प्लांट सेल को सेल वाल क्या करता है, बचा लेता है। उनको, उनके सेल मेम्ब्रेन को प्लांट सेल वाल क्या करता है, बचा लेता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि सेल वाल प्लांट सेल को टर्जिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी, यानी उनको दबने से भी बचाता है। ठीक है, और यह जनरली वाटर की वजह से होता है, जिसको सेल वाल एब्जॉर्ब करता है और अपने तक ही सीमित रखता है। और प्लांट के अदर पार्ट्स को वाटर मिलता है जाइलम टिश्यू के द्वारा, जो कि प्लांट के हर पार्ट्स में मौजूद हैं। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया हूँ, पाथवे ऑफ रिसेप्टर्स इन फैगोसाइटोसिस। मैं आपको नेक्स्ट ऊपर की वीडियोस में, लेक्चर्स में फैगोसाइटोसिस बताया हूँ। अब उसमें पाथवे ऑफ रिसेप्टर्स ये क्या होते हैं, इनको जरा जानना है। देखिए एक्चुअली में रिसेप्टर्स और इफेक्टर, हमारे बॉडी में दो तरह के ऑर्गन होते हैं, एक होता है रिसेप्टर और एक होता है इफेक्टर। ठीक है, देखिए रिसेप्टर को हम सेंस ऑर्गन भी बोलते हैं। रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन, यानी कि ज्ञानेंद्रियां। रिसेप्टर इज ऑल्सो नोन एज सेंस ऑर्गन। और हमारे पास 5 रिसेप्टर, आपको भी पता होगा, ईयर, आई, नोज, टंग और स्किन। हमारे पास ये 5 रिसेप्टर है। ठीक है, तो रिसेप्टर यानी वे सभी हमारे बॉडी के पार्ट्स जो कि इनपुट लेते हैं, किसी ना किसी चीज़ों से इनपुट लेते हैं। इनपुट मतलब उनको कोई ना कोई मैसेज रिसीव करते हैं बॉडी में, तो उनको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, यानी कि सेंस ऑर्गन। और इफेक्टर जस्ट इसके अपोजिट है, इनको बोलते हैं मोटर ऑर्गन। इफेक्टर इज ऑल्सो नोन एज मोटर ऑर्गन। इफेक्टर को हम क्या बोलते हैं, मोटर ऑर्गन। यानी जैसे हाथ हो गया, हम इनपुट लेते हैं किससे, अपनी आइज, नोज से। जैसे कि मान लीजिए आपने अपनी ईयर से कुछ इनपुट लिया, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, तो आपने ईयर के थ्रू सुना, यानी इनपुट मिल गया आपको। अब इनपुट मिला तो अब आउटपुट भी दोगे। अगर मान लो आपको कुछ बुरा लगा तो आप उस पर हाथ चलाओगे, स्लैप करोगे उसको, तो आपका हाथ वहाँ पे इफेक्ट दिया उसको, इसलिए आपको हैंड को, लेग को इफेक्टर बोलते हैं, यानी मोटर न्यूरॉन, मोटर ऑर्गन। ये आपके जो रिसेप्टर्स है उनके इफेक्ट को शो करते हैं। तो रिसेप्टर के इफेक्ट को शो कौन करते हैं, इफेक्टर। इनको मोटर ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हैंड, लेग, ये सब इफेक्टर होते हैं। जैसे कि आप बैठे हो, अभी आपने शेर को देख लिया, तो आपके मन में एक डर बैठा, आपने इनपुट ले लिया कि हमें डर है उस शेर से, तो आप वहाँ अपने पैर की थ्रू भागोगे, तो पैर वहाँ पे इफेक्ट दिखाया, तो पैर को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टर, यानी कि मोटर ऑर्गन। ठीक है, क्योंकि मोटर आउटपुट ही देता हमें। ओके, अब देखिए उस 5 रिसेप्टर के हम नाम बता दें आपको। हमारे पास जो 5 रिसेप्टर्स हैं और सेंस ऑर्गन, उनके नाम देखिए। ईयर को बोलते हैं फोनो रिसेप्टर। ईयर को क्या बोलते हैं, फोनो रिसेप्टर, यानी ये सुनता है। आई को बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। फोटो मीन्स लाइट, आई लाइट के लिए रिसेप्टिंग करता है। स्किन को बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर। थर्मो मीन्स या हीट और कोल्ड। स्किन किसको इनपुट ले सकता है, हीट और कोल्ड को। नोज को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, यानी सूंघने वाला। और टंग का यहाँ पे लिखा नहीं गया, देखिए टंग को एक्चुअली हम लोग टेस्ट रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट रिसेप्टर। टंग जो है हमारा टेस्ट को इनपुट लेता है, जैसे बिटर, स्वीट, इन चीज़ों को इनपुट लेता है कौन कौन, हमारा टंग। ओके, तो 5 हमारे क्या हो गए, रिसेप्टर यानी कि सेंस ऑर्गन हो गए। और हमारे इफेक्टर यानी कि मोटर ऑर्गन भी होते हैं, जैसे हैंड, लेग, ये सब क्या हो गया, इफेक्टर यानी कि मोटर ऑर्गन। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें नेक्स्ट पढ़ना न्यूक्लियस। मैंने आपको जो डायग्राम दिया था उसमें बोला था कि देखिए, एक बार मैं उसको रिकॉल करता हूँ डायग्राम को। ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। अगर प्लांट सेल है तो सेल वाल होगा बाहर, एनिमल सेल है तो सेल वाल नहीं होगा। उसके अंदर ये हो गया न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस। और इसमें जो लिक्विड है इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर के लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, और इन न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलकर क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। मैं आपको पीछे की वीडियोज में सब बता चुका हूँ। ओके, तो अब हमें इसी न्यूक्लियस के बारे में देखना है। देखिए न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि यह हमारी सब सेल के सभी एक्टिविटीज़ को
कंट्रोल करता है। अब देखिए इनको डिटेल में देखते हैं हम। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल, इट इज सराउंडेड बाय अ डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि जो न्यूक्लियस है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ए स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड इज फाउंड विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। मैं इसको आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इन न्यूक्लियोप्लाज्म, अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट है। इन न्यूक्लियोप्लाज्म हाइड्रोजन इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको पहले भी बताया हूँ कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जिसमें कार्बन होते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें कार्बन नहीं होते हैं। तो हाइड्रोजन एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और आपसे कोई पूछे कि सबसे अधिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, तो आप आंसर दोगे हाइड्रोजन। और सबसे अधिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। देख लीजिए न्यूक्लियोप्लाज्म 80% ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर फाउंड। इट मीन्स न्यूक्लियोप्लाज्म में 80% ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो ऑर्गेनिक है, यानी उसमें कार्बन नेचुरली मौजूद है। अब देखिए एक्चुअली इस नोट्स में मैं कुछ आपको चीज़ें एडिशनल बता रहा हूँ, उनको आप ऐड करके लिखोगे कहाँ पे, तो इस क्वेश्चन से पहले लिखोगे। देखिए न्यूक्लियस के दो पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस देर, मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, आप हेडफोन लगा के सुन के इसको नोट्स बनाओगे। नोट्स बनाना इसे एनी हाउ, देखिए कैसे बनाओगे। देर आर टू पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, मैं बिल्कुल स्लो बोल रहा हूँ। देर आर टू पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, ओके। नंबर वन क्रोमैटिन मटेरियल। नंबर वन क्या होते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन MATIN, क्रोमैटिन मटेरियल, यानी CHROMATIN, क्रोमैटिन मटेरियल। और नंबर टू न्यूक्लियोल्स होते हैं, ठीक है, NUCLELOUS, ओके। न्यूक्लियोल्स यानी हमारे न्यूक्लियस के दो पार्ट होते हैं। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, इनको आप लिखोगे। देर आर टू पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, वन इज क्रोमैटिन मटेरियल एंड सेकेंड न्यूक्लियोल्स, ठीक है। अब क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में आपको बता रहा हूँ, फिर आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्रोमैटिन मटेरियल एक्चुअल में क्या होते हैं। ये आपको जैसे कि क्रोमैटिन मटेरियल में आते हैं, इसके अंतर्गत आता है क्रोमोसोम। क्रोमैटिन मटेरियल इंक्लूड्स क्रोमोजोम्स। क्रोमैटिन मटेरियल इंक्लूड क्रोमोजोम्स, ओके। इट मीन्स देर आर टू पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, वन इज क्रोमैटिन मटेरियल एंड वन इज न्यूक्लियोल्स। तो आज मैं फुल लेक्चर क्रोमैटिन मटेरियल पे ही देने वाला हूँ। फुल लेक्चर मैं किस पे देने वाला हूँ, क्रोमैटिन मटेरियल पे, ठीक है। तो क्रोमैटिन मटेरियल यानी नंबर वन, आप क्रोमैटिन मटेरियल लिख करके डैश दोगे और उसके बारे में आप पढ़ोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, वन इज क्रोमैटिन मटेरियल और क्रोमैटिड्स एंड सेकेंड वन इज न्यूक्लियोल्स। और नंबर वन आप लिखोगे क्रोमैटिन मटेरियल और डैश दे करके लिखोगे। क्रोमैटिन मटेरियल इंक्लूड्स, क्रोमैटिन मटेरियल इंक्लूड्स क्रोमोजोम्स। क्रोमैटिन मटेरियल इंक्लूड क्रोमोजोम्स, ओके। अब क्रोमोजोम्स के बारे में हम इन डिटेल इसी वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ तक आप नोट्स बनाओगे कहाँ पे, तो इस क्वेश्चन से पहले आप नोट्स बना करके इसको लिख लोगे, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्रोमैटिन मटेरियल को, और न्यूक्लियोल्स को बाद में आप डिस्कस करोगे, ठीक है। पहले देखते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। तो क्रोमैटिन मटेरियल इंक्लूड्स क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को इन डिटेल देखते हैं हम। देखिए क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म inside the nucleus. Generally chromosomes are not visible but they can be seen during cell division at the time of reproduction, okay। अब देखिए क्रोमोसोम एक थ्रेड जैसे, धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, और हम इनको जनरली कंडीशन में नहीं देख सकते। लेकिन जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के दो मेथड में आपको बताया हूँ आगे, मिटोसिस और मियोसिस, ये दो मैं बताया हूँ आपको, ठीक है। तो जब सेल डिवीजन होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, इस टाइम हम क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं, ठीक है। अब ड्यू टू एबिलिटी ऑफ जीन्स क्रोमोसोम्स कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। अब देखिए एक्चुअल में क्रोमोसोम जीन्स को कैरी करते हैं। क्रोमोसोम क्या कैरी करते हैं, जीन्स। क्रोमोसोम कैरी जीन्स, और जीन्स होने की वजह से ही क्रोमोसोम हेरिडिटी इंफॉर्मेशन यानी पैतृक गुणों की जानकारी रखते हैं। यानी माता पिता के गुणों को उनके संतान तक पहुंचाने में कौन हेल्प करता है, जीन। और जीन को कौन रखते हैं, क्रोमोजोम्स। जीन को कौन रखता है, क्रोमोजोम्स। यानी कि क्रोमोजोम्स कैरी जीन्स, क्रोमोजोम्स कैरी जीन्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने न्यूक्लियस देखा, तो न्यूक्लियस के दो पार्ट हो गया, एक क्रोमैटिन मटेरियल और दूसरा न्यूक्लियोल्स। क्रोमैटिन मटेरियल इंक्लूड्स क्रोमोसोम्स, और हम क्रोमोजोम्स को इन डिटेल देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्रोमोजोम हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन में कैसे मदद करता है, तो आप बोलोगे बिकॉज क्रोमोजोम कंटेन जीन्स। नाउ देयर आर टू पार्ट्स ऑफ क्रोमोजोम्स, वन इज DNA यानी डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड वन इज प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन हिस्टोन और
एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोजोम्स के दो पार्ट होंगे, एक तो डीएनए यानी क्रोमोजोम्स डीएनए, और दूसरा प्रोटीन। अब डीएनए क्या है, तो डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए, ठीक है। और प्रोटीन में हिस्टोन नाम का प्रोटीन रखता है, ठीक है। अब देखिए डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड फिंगरप्रिंट ऑफ लाइफ। जैसे कि कोई चोर है, कोई अपराधी है, कोई रेपिस्ट है, तो इनकी आइडेंटिफिकेशन हम डीएनए के द्वारा करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का हम डीएनए फाइंड आउट कर लिए तो हम इस डीएनए की सहायता से उसके हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बिकॉज क्रोमोजोम्स कंटेन जीन्स और ये जीन्स डीएनए ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स एक्चुअली 3 टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स। वन इज अनरेप्लिकेटेड क्रोमोजोम्स, सेकेंड डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम्स, एंड थर्ड इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोजोम्स। अब अनरेप्लिकेटेड क्रोमोजोम्स क्या होते हैं? ऐसे क्रोमोजोम्स जो सिंगल, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये आपका अनरेप्लिकेटेड क्रोमोजोम, ठीक है। ये आपका जब इनका डबल, यानी कि जब हम लोग सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन के टाइम में आपको बताया था कि क्रोमोजोम्स का डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। तो जब ये डबल हो जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स। और अब जब ये, यानी कि देखिए एक, मेरा मतलब ये है कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि हमारा स्पर्म है, ठीक है, और फीमेल का एग है, ओके। तो स्पर्म और एग ये अभी इंडिपेंडेंट है, अनरिप्लिकेटेड है जब तक जाइगोट नहीं बना, क्योंकि स्पर्म और एग मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, आपने 8 क्लास में किया होगा, ठीक है। और जाइगोट से ही एक ह्यूमन बींग का लाइफ स्टार्ट हो जाता है। तो स्पर्म है या फिर एग है, ये सब के सब अनरिप्लिकेटेड क्रोमोजोम्स हैं, यानी इनका भी रिप्लिकेशन नहीं हुआ। लेकिन जब ड्यूरिंग कोपुलेशन यानी ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, जब स्पर्म और जाइगोट आपस में, सॉरी, स्पर्म और एग आपस में मिक्स होते हैं तो बनता है जाइगोट। और जब भी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तब वहाँ पे क्रोमोसोम डीएनए का हमारा रिप्लिकेशन होता है। तो यहीं आगे चल के क्या बन जाता है? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स। और बाद में फिर से मिटोसिस या मियोसिस, ये 2 सेल डिवीजन के द्वारा 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोजोम्स बना लेते हैं, जिससे कि ये अपना लाइफ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्रोमोसोम हो गया। ये हो गया बिफोर रिप्रोडक्शन, अपना अलग अलग, जैसे स्पर्म और एग। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जब जाइगोट बन गया। और इंडिपेंडेंट जब न्यू बच्चे ने जन्म ले लिया, यानी अलग अलग सेल वहाँ से प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है सेंट्रोमर, ये देखते हैं। देखिए द मिडिल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच कनेक्ट्स आर्म्स आर कॉल्ड सेंट्रोमर। जैसे कि ये हम बोलते हैं, इनको क्रोमोसोम का आर्म बोलते हैं, और ये जो मिडिल पार्ट है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमर बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमर बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी, एंड इन विच 22 पेयर आर, ओ सॉरी, actually there are 23 pair of chromosomes in human body and 22 pair of chromosomes are found in potato। देखिए पोटैटो में 22 पेयर का मतलब 44, और ह्यूमन में 23 पेयर का मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आप 46 बोलोगे या फिर 23 पेयर बोलोगे। इसमें से भी 22 पेयर आपका बॉडी क्रोमोसोम होता है और एक पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्स वाई या फिर एक्स एक्स। एक्स वाई क्रोमोसोम किस में होते हैं? मेल के लिए। और एक्स एक्स क्रोमोसोम किसके लिए होते हैं? फीमेल के लिए, ठीक है। अब देखिए सर डीएनए को जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो इट इज अ जेनेटिक मटेरियल विच स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ जीन्स इन द फॉर्म ऑफ कोड एंड कंटेन्स अल्फाबेट एंड अ नेचुरल नंबर। देखिए क्या होते हैं, आपने एक बहुत ही पॉपुलर टीवी शो है सीआईडी, आपने उसका नाम सुना होगा, ओके। तो आप जब भी सीआईडी देखना, तो वो जब किसी अपराधी की पहचान करते हैं तो डीएनए टेस्टिंग किया जाता है। या आप नॉर्मली देखो, जब भी अपराधी की पहचान हो, किसी भी रेपिस्ट, थीप या किसी की भी, तो हम लोग उनका डीएनए ही टेस्ट करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, डीएनए कोड है जो किसी भी बॉडी के बाल, अगर एक सिंगल बाल भी किसी अपराधी का मिल गया ना, तो इसके हेयर की सहायता से हम लोग उसके पूरी डीएनए, पूरी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसकी सहायता से? तो डीएनए। डीएनए क्या होता है? कोड रखते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं और नेचुरल नंबर ए बी सी इस फॉर्म में होते हैं। तो डीएनए के एक्चुअली कोडिंग जो 3 फॉर्म के होते हैं, ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म। ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म, ये 3 फॉर्म होते हैं डीएनए के कोडिंग के, ठीक है। जब भी किसी अपराधियों का हम पता लगाते हैं तो उनके तीनों फॉर्म चेक किए जाते हैं। अगर उनका एक भी पहचान मिल गया, इवन इफ अगर फिंगरप्रिंट भी मिल गया, जैसे मैंने आपको बोला था डीएनए इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट ऑफ लाइफ। अगर आपने किसी तलवार को यूज़ किया, रिवॉल्वर को यूज़ किया, तो उससे आपका फिंगरप्रिंट आएगा। तो उस फिंगरप्रिंट की सहायता से हम जेड फॉर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं।
और अगर आपका कोई भी सबूत जैसे हेयर तक एक मिल गया तो उससे ए बी और जेड तीनों फॉर्म का पता लगाया जा सकता है। और इतना सिंपल नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए लैब में कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है, बहुत टफ प्रोसेस है, बहुत ही सावधानी से इसमें वर्क करना पड़ता है। अगर उसमें थोड़ा भी मिक्सिंग हुआ तो फिर वो पूरा डीएनए चेंज कर देगा। तो इतना इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हो कि किसी का बाल मिल गया हमने उसको पता कर लिया, ऐसे नहीं होता है। इसके लिए बहुत 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 अधिक एफर्ट लगाने पड़ते हैं जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको, ठीक है। तो आपको जो डीएनए होते हैं ना उनके 3 कोडिंग याद रखना, ए कोड, बी कोड और जेड कोड। जेड कोड सबसे लोएस्ट क्वालिटी होता है, इसको हम ईजिली मतलब कि फाइंड आउट कर सकते हैं फिंगरप्रिंट की सहायता से। बट ए और बी फॉर्म के लिए हमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ उनके बॉडी का पार्ट चाहिए, जैसे नेल हो गया, उनके बॉडी के मांस हो गए, ब्लड हो गया, उनके कफ एक्चुअल नहीं निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि जब वो हेल्दी नहीं होगा तो उसका उस समय कुछ एक्सेसिव चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। उसका हेयर हो गया, इन चीज़ों से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आती है, एक होता है हैप्लॉइड नंबर और एक होता है डायप्लॉइड नंबर। तो देखिए हैप्लॉइड और डायप्लॉइड नंबर में डिफरेंस क्या होते हैं। द स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ही और सी रिमेन्स स्टेबल बिफोर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड हैप्लॉइड नंबर। मैंने आपको अभी बोला जैसे स्पर्म है और एग है, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन हैप्लॉइड है, यानी कि अलग है, अभी इनका मिक्सिंग नहीं हुआ है। जैसे देखिए स्पर्म, एग आर द एग्जाम्पल ऑफ हैप्लॉइड सेल, मतलब जैसे कि स्पर्म है ये अलग है अभी। और डायप्लॉइड क्या होता है, जब ये आपस में मिल जाएंगे तब जा करके डायप्लॉइड नंबर बना देते हैं। देखिए द स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग द फर्टिलाइजेशन व्हेन जाइगोट इज फॉर्म ड्यू टू मैचिंग, ये मैचिंग है, ड्यू टू मैटिंग है, मैटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड डायप्लॉइड सेल।